बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बेटी की शादी कर दी तो बहू भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बेटा घर आता, बहू बेहोशी का नाटक करके मेरे कमरे में ही रह जाती। मैं बड़ा परेशान होती और फिर इसी वजह से मैं दूसरी बहू ले आई, लेकिन वो भी ऐसा ही करती। मैं बहुत परेशान थी और फिर तीसरी बहू आई तो उसने भी यही करना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी हैरत थी और फिर एक दिन मैं खुद ही बेटी के कमरे में चली गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि बेटा आ गया और तब मुझे बेटी की एक ऐसी चीज दिखी कि मैं तौबा तौबा कर उठी, क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटी का वलीमा एक बहुत अच्छे मैरिज हॉल में किया था। सारे इंतजामात खुशअस्लूबी से तय पा गए थे। तकरीब भी खत्म हो चुकी थी और मैं भी बहुत थक गई थी, इसीलिए बहू और बेटे से पहले ही घर आ गई थी। मैं लाउंज में बैठी हुई थी। मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। वो चाय बनाने चली गई तो मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। आधे घंटे तक मेरा बेटा और बहू भी वापस आ गए थे। मेरी बहू मेरे ही पास आकर बैठ गई थी। मैं बोली, बेटी, आज तुम बहुत हसीन लग रही थी। सब मेरी पसंद की दाद दे रहे थे। माहीन मुस्कुराने लगी थी। तभी मेरा बेटा आया और कहने लगा, माहीन, रात बहुत हो गई है, आ जाओ कमरे में। वो बोली कि जी अभी आती हूँ। इतना कहकर वो सोफे से उठी ही थी कि उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया था। मैं भी जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, माहीन, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? नदीम भी अपनी बीवी की जानिब बढ़ा था, मगर फिर देखते ही देखते वो नीचे जमीन पर गिर गई थी। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने जल्दी से माहीन पर पानी के छींटे डाले थे। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई थी, मगर बहुत घबराई हुई थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, अम्मी, आज रात मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं तो अपनी बहू की फरमाइश सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नहीं बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ। वो रोने लगी और बोली, अम्मी, अगर रात में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? आप प्लीज मुझे अपनी बेटी समझकर अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दें। मैं बड़ी अजीब सी सूरत हाल से गुजर रही थी। मेरे बेटे का भी चेहरा उतर गया था। फैसला नहीं कर पा रही थी। तब माहिन फिर से बोली, अम्मी, प्लीज, खुदा का वास्ता है, बस एक रात की ही तो बात है। मैं बोली कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ रुक जाओ। मैंने नदीम की जानिब देखा और बोली, बेटा, मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जाऊं? मेरी बात सुनकर नदीम का चेहरा उतर गया था। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं अफसरदा हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा जो नाराज हो गया था, मगर मैं अपनी बहू की रिक्वेस्ट भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे इल्म है कि रिश्ते निभाने के लिए इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहू मेरे कमरे में आकर बहुत गहरी नींद सो गई थी। मैं भी बड़े दिनों की थकी हुई थी, इसलिए पुरसुकून नींद सो गई। सुबह उठी तो बहू मेरे कमरे में नहीं थी। मुझे ये सोच सोच कर फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरे बेटे और बहू में कोई अनबन ना हो जाए। मैंने सोचा कि चलो, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई तो मैं अपने बेटे को समझा दूंगी। यही बातें सोचती हुई मैं कमरे से बाहर आ गई थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बहू किचन में खड़ी अपने हाथों से नदीम के लिए नाश्ता बना रही थी और नदीम भी उसके पास ही बैठा बातें कर रहा था। ये मंजर देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहू मेरे लिए कमरे में ही नाश्ता ले आई थी। मैं बोली, बहू, अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम यूं किचन में घुस गई हो? वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी, ये अब मेरा घर भी तो है ना, अपने घर के कामकाज करने में क्या हर्ज है? मेरी बहू बहुत अच्छी साबित हुई थी। जब मेरा छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे भी माही ने ही नाश्ता बना कर दिया था। सारा दिन यूं ही गुजर गया था। शाम के वक्त माही मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, अम्मी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं बोली, क्या बात है, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? उसने नफी में सर हिला दिया था। कहने लगी, बस न जाने इस वक्त तबीयत क्यों बोझल हो जाती है। शादी से पहले तो ये लगता था कि शायद दूसरे घर रुखसत हो जाने का खौफ है, इसीलिए तबीयत खराब हो जाती है, मगर अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं अपने घर आ गई हूँ। मेरा शौहर भी बहुत अच्छा है और आप भी माँ जैसी हैं। मैं बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम कहो तो डॉक्टर के पास ले चलूं। उसने नफी में सर हिला दिया। फिर हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया था। मुलाजमा बर्तन वगैरह समेट कर ले गई थी। मेरी बहू बोली, अम्मी, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं बोली, हाँ बेटा, यही दिन है, अपने शौहर को ज्यादा से ज्यादा वक्त दो। इन दिनों में अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो उम्र भर रहती है। माहिन कहने लगी, अम्मी, नदीम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मुस्कुरा दी और वो अपने कमरे में जाने लगी, मगर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो चकराकर नीचे गिर पड़ी थी। मेरे छोटे बेटे फहीम की नजर जैसे ही भाभी पर पड़ी, वो चिल्ला उठा था, अम्मी, अम्मी, ये देखें, भाभी बेहोश हो गई है। मैं भाग कर आई थी। नदीम भी वहीं आ गया था। फहीम ने जल्दी से पानी का गिलास लाकर मुझे थमा दिया। मैंने पानी के छींटे डाले तो माहिन उठकर बैठ गई। मैं नदीम से बोली, अभी के अभी अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाओ। लगता है शादी की थकावट बहुत हो गई है बच्ची को। जब तक दवा नहीं लेगी ठीक नहीं होगी। मेरी बात सुनकर नदीम बेजार सा हो गया था। वो बोला, उठो माहिन, डॉक्टर के पास चले। किस्मत अपनी अपनी। लोग तो शादी के बाद अपनी बीवियों के साथ घूमते फिरते हैं, जबकि मुझे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर वो मेरी जाने मुतवज्जा हुआ था और बोला, अम्मी,
आपने लड़के ब्याह आने से पहले किसी किस्म की छानबीन नहीं की थी क्या? मेरे लिए पूरी दुनिया में आपको यही मरीजा मिली थी। नदीम की बातें सुनकर माहिन फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अम्मी, मैं मरीजा नहीं हूँ। मुझे इल्म नहीं है कि मुझे क्या हो गया है। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। खैर, तब माहिन बोली, अम्मी, मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, नदीम गुस्से से बोला, हाँ हाँ, तुम अम्मी के कमरे में ही सो जाओ। बल्कि आज के बाद अम्मी के कमरे में ही सोना। मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना। मैं इन ड्रामों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। इतना कहकर नदीम गुस्से से तनफन करता अपने कमरे में चला गया था। माहिन डरी सहमी हुई मेरे गले लग चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। माहिन एक रात मजीद मेरे कमरे में आकर सो गई थी, जबकि परेशानी से मुझे रात भर नींद नहीं आई कि बसने से पहले ही मेरे बेटे का घर उजड़ने वाला था। सुबह फिर से माहिन बड़ी जल्दी कमरे से निकल गई थी, मगर जब मैं बाहर गई तो वो लाउंज में बैठी रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, अम्मी, मैं नदीम के लिए नाश्ता बनाने आई थी, मगर वो बोले कि वो मुझ जैसी औरत के हाथों से कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि न जाने तुम में कौन सी बीमारी है जो बार बार बेहोश हो जाती हो। मैं बोली, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। वो भी राजी हो गई। दोपहर के वक्त मैं माहिन को चेकअप के लिए ले गई थी। डॉक्टर ने बड़ी तफसील से उसका मुआयना किया था। फिर कहने लगी कि माहिन बिल्कुल ठीक ठाक है, इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू हर शाम बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ने माहिन को बड़े गौर से देखा, फिर बोली, अच्छा, तो फिर आप ऐसा करें कि अपनी बहू से मालूम करें कि उन्हें आपके बेटे से किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। उमूमन लड़कियां किसी चीज से डर कर बेहोशी का नाटक किया करती हैं। डॉक्टर मेरी दोस्त थी, इसलिए उसने सारी बात साफ सुथरे अल्फाज में माहिन के सामने ही मुझे समझा दी थी। मैंने वापसी के दौरान माहिन से कहा, मुझे बताओ, तुम ये बेहोश होने का नाटक क्यों करती हो? माहिन बोली, अम्मी, मैं क्यों नाटक करूंगी? मुझे तो नदीम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो उनके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। मैं ड्राइवर की मौजूदगी में चुप कर गई थी। सोचा कि घर जाकर तफसीली गुफ्तगू करूंगी। घर पहुंचे तो नदीम बोला, अम्मी, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बोली, बेटा, अभी तो तुम दोनों मियाँ बीवी हनीमून पर भी नहीं गए। नदीम बदमजा होकर बोला, अम्मी, मैं इस जैसी मरीजा बीवी को हनीमून पर नहीं लेकर जा सकता। मैंने क्या कसूर किया है कि वहां भी अस्पतालों के धक्के खाता रहूं? मैं बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माहिन बीमार नहीं है। डॉक्टर ने इसका मुकम्मल मुआयना किया है। शायद ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाती हो। अब तुम दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा वक्त गुजार लो। माहिन ने नदीम का हाथ पकड़ा और बोली, आ जाए नदीम, मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है। नदीम भी उठकर उसके साथ कमरे में चला गया था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शुक्र है अब मेरी बहू बेहोश नहीं हुई। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी कमरे से बाहर आए तो नदीम ने मुझे बताया कि वो माहिन को अपने साथ खाने पर लेकर जाना चाहता है। मैं राजी हो गई। यूं वो दोनों घर से चले गए थे। इतने दिनों में आज मुझे जरा सुकून हुआ था कि चलो, इन दोनों बच्चों की टेंशन खत्म हुई। रात गए वो दोनों वापस आए थे। माहिन भी बहुत खुश थी। उसने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई थी। मैंने एक सुर्ख रंग का जोड़ा देखा और बोली, सुबह तुम ये सूट पहनना। उसने भी हामी भर ली। हम दोनों सास बहू बहुत खुश थी, मगर फिर वो हो गया जिसके मुतालिक सोचा भी नहीं था। नदीम बोला, आ जाओ माहिन कमरे में, अम्मी थक गई होंगी, उन्हें आराम करने दो। माहिन भी आराम से उठी और जैसे ही कमरे में जाने लगी तो वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। आज तो मुझे भी खौफ आने लगा था कि न जाने नदीम का रद्द अमल क्या होगा। मैंने पानी वगैरह माहिन पर डाला तो वो उठकर बैठ गई और फिर से जिद करने लगी कि वो मेरे कमरे में ही सोना चाहती है। तब नदीम ने खड़े खड़े ही माहिन को तलाक दे दी थी। नदीम तलाक देकर अपने कमरे में चला गया था, जबकि मैं और माहिन हक्का बक्का बैठी की बैठी रह गई थी। और फिर वो सकते किसी कैफियत से निकली तो फूट फूट कर रोने लगी। तब मैं बोली, माहिन, तुमने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? तुम क्यों नदीम के कमरे में नहीं जाया करती थी? तुम्हें शादी से पहले नहीं था क्या कि शौहर के कुछ हुकूक होते हैं बीवी पर? माहिन मेरी किसी भी बात का जवाब दिए बिना बस सारों सार रोती रही थी। रात यूं ही गुजर गई और फिर सुबह के वक्त माहिन अपने घर चली गई थी। मैंने नदीम को आड़े हाथों लिया था और बोली, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी क्यों तुम्हारे कमरे में नहीं सोती थी? तुमने उससे ऐसी कोई बात कही थी क्या? नदीम बोला, अम्मी, अपना कसूर मुझ पर मत डाले। आपने मेरे लिए बीवी अच्छी नहीं ढूंढी थी। मैं अब दूसरी शादी अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से करूंगा और आपको मेरे मामलात में दखल अंदाजी की भी इजाजत नहीं होगी। मैं नदीम की बातें सुनकर चुप कर गई थी। अब मुझे मामला कुछ कुछ समझ में आने लगा था। दरअसल मैंने जब माहिन का रिश्ता नदीम के लिए मांगा था तब उससे इजाजत नहीं ली थी। मैं एक दिन लड़की देखने गई तो उसे अंगूठी पहना आई थी। घर आकर जब नदीम को बताया तो वो हक्का बक्का रह गया था। तब उसने नाराजगी का इजहार किया था। कहने लगा, अम्मी, आपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूं ना।
जो आपने मेरी राय को इस कदर गैर अहम समझा। मैंने नदीम से माजरत की थी, मगर फिर वो इस शादी के लिए राजी हो गया था। अब जब मैं आज सोचने बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद नदीम किसी और लड़की को पसंद करता था। उसने अपनी मर्जी से दूसरी शादी करने के लिए ढोंग रचाया था। न जाने वो अपनी बीवी से ऐसा क्या कहता था कि वो कमरे में जाने से पहले ही बेहोश हो जाती थी, और फिर शादी के महज एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने माहीन को तलाक भी दे दी थी। माहीन तो बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि मुझे नदीम से मोहब्बत हो गई है। शायद सारा कसूर नदीम का ही था। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। काश मैंने इतनी जल्दबाजी न दिखाई होती। माहीन को अंगूठी पहना कर ना आती तो उस बेचारी की जिंदगी तो तबाह होने से बच जाती। मैंने सोच लिया था कि अब मैं नदीम की शादी के फैसले में कुछ नहीं बोलूंगी। नदीम ने अपने लिए लड़की ढूंढने में जो फुर्ती दिखाई थी वो इससे कबल किसी काम में नहीं दिखाई थी। उसने मुझे बताया कि मैं फलां लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरा रिश्ता मांग ले। मैंने नदीम की बात मान ली और उसकी बताई हुई लड़की का रिश्ता मांग लिया। सिद्रा के वालिदैन ने मुझसे इतना भी नहीं पूछा था कि आखिर नदीम की पहली तलाक क्यों हुई थी। शायद लड़का लड़की सारे मामलात आपस में तय करके बैठे थे। नदीम ने मुझसे कहा कि वो ये शादी सादगी से करना चाहता है। मैंने उसकी ये बात भी मान ली थी। और यूं एक दिन सिद्रा मेरी बहू बनकर घर आ गई थी। सिद्रा भी बहुत खूबसूरत थी। मैंने सोचा कि उसको दिल से बहू तस्लीम करूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी की जो पसंद थी। नदीम के चंद दोस्त आए थे, उन्हें खाना खिलाया गया तो वो रुखसत हो गए। मैं सिद्रा को नदीम के कमरे में छोड़कर खुद बाहर आ गई थी। नदीम भी बहुत खुश था। वो अपने कमरे में जाने लगा तो मैं बोली, बेटा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना, उसको बहुत मान देना। शादी के पहले चंद दिन अगर शौहर बीवी की बात मान ले तो बीवी उम्र भर के लिए शौहर की महकूम हो जाती है। नदीम मुस्कुराकर बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नदीम भी अपने कमरे में चला गया था। हर सू अंधेरा फैल गया तो मैं भी उठकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी नदीम के कमरे का दरवाजा खुला था। वो भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, अम्मी सिद्रा बेहोश हो गई है, मेरे साथ चले। इस खबर ने मुझे अंदर तक लर्जा कर रख दिया था। मैं जल्दी से नदीम के साथ कमरे में गई तो सिद्रा बेसुध बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सिद्रा मुझे देखते ही रोने लगी और बोली, आंटी खुदा के वास्ते मुझे अपने कमरे में ले चले। मैंने नदीम की जानिब देखा था। वो सिद्रा के लिए बहुत मुतफक्किर था। मुझसे बोला, अम्मी ले जाए इसको अपने साथ। मैं सिद्रा को अपने कमरे में ले आई थी। मैं बोली, बेटा क्या बात है, तुम बेहोश क्यों हो गई, परेशान हो क्या? उसने नफी में सर हिला दिया और बोली, आंटी मैं तो नदीम को पिछले 5 सालों से जानती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। परेशानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो इस दिन के हजारों ख्वाब देख रखे थे। मुझे इल्म नहीं है कि मैं बेहोश कैसे हो गई। मैं बोली, बेटी ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ही न चला हो। लेकिन वो चुप कर गई तो मैंने उससे एक और सवाल पूछा था। मैं बोली, सिद्रा तुमने मेरे कमरे में आने की जिद क्यों की? सिद्रा खाली सी निगाहों से मुझे देखती रह गई थी। मैंने सोचा कि बहू आज ही घर आई है, इससे ज्यादा सवालात नहीं पूछने चाहिए, ये ना हो कि मेरी बातों से नाराज ही हो जाए। मैं सिद्रा से बोली, तुम सो जाओ। वो आराम से बिस्तर पर लेट गई और मैं सोचने लगी कि अगर पहली बीवी के बेहोश होने में नदीम का कसूर था तो फिर सिद्रा कैसे बेहोश हो गई। मैं उस चीज के मुतालिक जितना सोच रही थी मामला उतना ही उलझता जा रहा था। मैंने सर झटक दिया और आराम करने की गर्ज से लेट गई थी। मुझे लगा था कि नदीम सिद्रा से भी नाराज होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नदीम अगले दिन बड़ी मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा था। रात हुई तो सिद्रा फिर से बेहोश हो गई और जब होश में आई तो बोली, आंटी मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैंने नदीम के चेहरे पर बेबसी देखी थी। वो बोला, सिद्रा हमारे कमरे में क्या खराबी है, तुम वहां क्यों नहीं सोना चाहती? उसने नदीम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खुद से उठकर मेरे कमरे में चली गई थी। मैं बोली, नदीम ये सब क्या है? उसके चेहरे पर बड़ी परेशानी नजर आ रही थी। कहने लगा, अम्मी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, न जाने ये सब क्या हो रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, तुम फिक्र न करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नदीम बोला, अम्मी आप मेरे लिए दुआ करेंगी ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोला, अम्मी कहीं ये सब माहीन की बद्दुआ की वजह से तो नहीं हो रहा? मैं बोली, नहीं बेटे तुम फिक्र न करो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को अजियत से गुजरता हुआ देख रही थी। 1 महीना यूं ही गुजर गया था। हर शब मेरी बहू मेरे कमरे में आकर सो जाया करती थी। मैं उसे कुरेदने की बहुत कोशिश करती थी, मगर उसने एक दिन भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जबान पर ताले पड़ गए हों। सिद्रा के मामले में नदीम भी बहुत लचक दिखा रहा था। उसने सिद्रा को खुली छूट दे रखी थी। यूं ही 1 महीना गुजर गया। एक दिन सिद्रा बोली, मैं अपने वालिदैन से मिलने घर जाना चाहती हूँ। मैंने और नदीम ने इजाजत दे दी थी, मगर हमें इस बात का इल्म नहीं था
कि सिद्रा हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। उसने नदीम से खुला का मुतालबा कर दिया था और सारी बातें राज ही रह गई थी। नदीम ने भी उसे तलाक दे दी थी। अब नदीम बहुत गुस्से में रहने लगा था। वो बोला, अम्मी, सिद्रा ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने उसकी वजह से माहिन को तलाक दे दी, मगर उसने मुझे तमाशा ही समझ लिया है। अब मैं भी उसको जलाने के खातिर तीसरी शादी करके ही रहूंगा। मैं बोली, बेटा, तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? उसने नफी में सर हिला दिया और बोला, अम्मी, आप मेरे लिए लड़की पसंद कर ले। मैं ये शादी जल्द अज जल्द करना चाहता हूँ। मैंने हामी भर ली और नदीम के लिए तीसरी बीवी ढूंढने लगी थी, मगर इस बार मुझे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिसके घर भी रिश्ता देखने जाती, लोग मुझसे पहला सवाल यही करते थे कि आपकी बेटी की पहली 2 तलाकें किस वजह से हुई हैं। वजह तो मुझे खुद मालूम नहीं थी, तो दूसरों को क्या जवाब देती। खैर, यूं ही वक्त गुजरता रहा। मुझे एक ऐसी लड़की का रिश्ता मिल गया था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने नदीम को लड़की की तस्वीर दिखाई और उसके मुताल्लिक एक एक बात उसे बता दी थी। मैं बोली, नदीम, अब तुम खुद देख लो, इस जगह शादी करनी है या नहीं। वो झट से बोला, अम्मी, मैं यहाँ पर शादी करने पर रजामंद हूँ। और यूं ताहिरा मेरी तीसरी बहू बनकर घर आ गई थी। इस बार तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। समझ नहीं आता था कि आगे क्या बनेगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ताहिरा भी शादी की रात बेहोश हो गई थी। जब वो होश में आई तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, ताहिरा, मुझे बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आ गई। वो कहने लगी, आंटी, नदीम के कमरे में बहुत वहशत थी। मेरा दिल बैठने लगा था और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मैं होश में आई तो बस दिल चाहा कि वहां से भाग जाऊं। मुझे लगा कि आपके कमरे में आकर मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं बोली, तुमसे नदीम ने कुछ कहा था? वो बोली, हाँ, उन्होंने ही कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हुई थी। मैं झट से बोली, बताओ क्या कहा था उसने। ताहिरा सोचने लग गई थी। फिर वो बोली, मैं भूल गई, मैं सोचकर बताऊंगी। अब मेरी 3 बहुओं के साथ एक ही माजरा हो गया था और मैं इस मामले की तह तक जाना चाहती थी। इसलिए मैंने एक मंसूबा बनाया था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही बेटे के कमरे में जाऊंगी कि आखिर उधर ऐसा क्या होता है कि उसकी बीवियां उसके साथ टिकती ही नहीं है। रात हुई तो मैंने ताहिरा से कहा कि तुम आज शाम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। वो बोली, क्यों आंटी, नदीम मेरा पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। मैं बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो, ये मामला मैं खुद ही सुलझा लूंगी। ताहिरा एक कमगोसी लड़की थी। वो बात की खाल नहीं उतारा करती थी, इसलिए उसने मेरी बात मान ली। शाम हुई तो नदीम भी घर आ गया था। वो बोला, ताहिरा कहाँ है? मैंने कहा, वो तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो ये बात सुनकर खुश हो गया था। रात का खाना खाकर मैं नदीम के कमरे में जाकर छुप गई थी, क्योंकि आज मुझे हर हाल में अपने बेटे का राज मालूम करना था। मैं कमरे में छुपकर एक एक चीज का जायजा ले रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में नदीम आ गया और तब मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मेरे आसान ही खता हो गए। मैं 25 साल पीछे चली गई थी। मुझे वो दिन याद आ गया था जब मेरी शादी नदीम के अब्बू के साथ हुई थी। मेरी उनके साथ दूसरी शादी थी और मुझे पहली बीवी के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया गया था। जब मेरी शादी को 3 माह हो गए तो मैं हामला हो गई थी। मेरे हामला होने की खबर सुनकर मेरी सास और शौहर बहुत परेशान हो गए थे। मैं हैरान थी कि उन्हें खुशी क्यों नहीं हुई। और तब मेरी सास ने एक दिन एक बड़ा सा तावीज लाकर मेरे गले में डाल दिया था। मैंने वजह पूछी तो मेरी सास बड़ी खौफजदा सी नजर आई थी। वो कहने लगी, मेरे बेटे की पहली शादी जादूगरनी से हुई थी। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, क्या आजकल के दौर में भी जादूगरनियां होती हैं? तब मेरी सास बोली, ये औरतें जो पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ी होती हैं, ये जादूगरनियां ही तो होती हैं। तुम्हें इल्म है क्या? अहमद ने अपनी मर्जी से शादी की थी। एक दिन वो अपने साथ शाजिया को ले आया था। कहने लगा, अम्मी, ये मेरी बीवी है। मैं तो अहमद की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, एक ऐसी लड़की जिसको मैं ब्याह कर नहीं लाई, उसको मैं अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तब अहमद कहने लगा, ठीक है, अगर आप मेरी बीवी को तस्लीम नहीं करेंगी तो मेरे घर से निकल जाए। मेरा वो बेटा जिसने कभी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो मुझे घर से निकल जाने को कह रहा था। मैं तो चुप ही कर गई थी। फिर उसके बाद मैं हर वक्त बीमार रहती थी, यहाँ तक कि मैं बिस्तर से लग गई। अहमद को तो मेरी परवाह ही नहीं थी। वो अपनी बीवी की जुल्फों का असीर हुआ था। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझे एक पीर साहब के पास ले गई। मैंने हिसाब करवाया तो कहने लगे कि तुम पर और तुम्हारे बेटे पर सख्त किस्म का काला जादू चला है। फिर पीर साहब ने इस जादू का तोड़ कर दिया तो मैं भी अच्छी भली हो गई और अहमद के सर से भी बीवी का भूत उतर गया। शाजिया का किया हुआ जादू खत्म हुआ तो अहमद को भी शाजिया में बुराइयां नजर आने लगी थी। अब उनमें हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी बिस्तर से लग गया था। मुझे इल्म हो गया था कि ये शाजिया का ही किया धरा है और फिर मैंने अहमद का भी तोड़ करवा दिया। अहमद सेहतियाब हो गया तो मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। अब तुम हामला हो तो मुझे फिक्र है कि शाजिया का वार तुम पर या बच्चे पर न चल जाए।
मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी, और फिर मेरे नदीम की पैदाइश से पहले ही मेरी सास इंतकाल कर गई थी, इसलिए वो नदीम के लिए कोई तावीज़ नहीं करवा पाई थी। आज जब नदीम कमरे में दाखिल हुआ तो ऐसा लगा कि एक भेड़िया कमरे में दाखिल हो गया है। मैं तो खुद बेहोश होते होते बची थी। खैर, मैं अगले ही रोज नदीम को एक बहुत पहुंचे हुए पीर साहब के पास ले गई तो वो कहने लगे कि इस पर काला जादू हुआ है ताकि इसका घर न बच सके। इसकी बीवियां जो रात के वक्त बेहोश होती हैं वो भी इसी वजह से होती हैं। नदीम के कमरे में उन तावीज़ों की मदद से ऐसी वहशत भर दी गई है कि जो कोई भी उसमें दाखिल होने का सोचता है तो बेहोश हो जाता है। मैंने पीर साहब से कहा कि मेरे बच्चे के जादू का तोड़ कर दे और कोई ऐसा अमल बता दे जिससे दोबारा इस किस्म का कोई तावीज़ न चल सके। पीर साहब कहने लगे, तुम लोगों पर काला जादू कराने वाली चल बसी है, ये आखिरी जादू रह गया है तुम्हारे घराने पर, इसका भी तोड़ हो जाएगा। फिर नदीम पर हुए जादू का तोड़ हो गया था। मैं बेइंतहा खुश थी। नदीम घर वापस आया तो उसकी बीवी पहले से ही उसके कमरे में मौजूद थी और मुझे इल्म हो गया था कि इस सारे खेल में ना तो माहीन कसूरवार थी और ना ही मेरा नदीम। ये सब तो शाजिया का किया धारा था। खैर, अब वो इस दुनिया से जा चुकी है, अपना किया वो अपने साथ ले गई है। मैं तो उसकी बख्शिश के लिए दुआ भी नहीं कर सकती कि उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तबाह होने की नहज पर पहुंच चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।